हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो है 24 दिसंबर का न्यूज़ टुडे। ठीक है, इसमें सबसे पहले न्यूज़ क्या है, जो हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है, जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, उसके द्वारा जो आयुष्मान भारत कार्यक्रम है उसके अंतर्गत स्वास्थ्य पैकेजों पर पुनर्विचार किया जाएगा। ठीक है, तो इस न्यूज़ को हम डिटेल में देखते हैं। जो NHA है, ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, उसने जो है जो ABPMJAY आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका जो है ये कार्यान्वयन निकाय है। जो NHA है वो ABPMJAY इसका क्या है, कार्यान्वयन निकाय है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, कार्यान्वयन निकाय, मतलब ये इसके लिए कार्य करता है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, आर्थिक रूप से जो भी कमजोर लोग हैं ना, उनको स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। इसके द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं NHA के द्वारा, तो उपाय में देखिए, सबसे पहले जो केंद्र सरकार है उसके जो मंत्रालय हैं उसके विविध लाभार्थियों के लिए संचालित की जा रही जो विभिन्न खंडित केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाएं हैं। खंडित मतलब जो शुरू की गई पर जो है अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाई, तो उनको एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करा जा रहा है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है इससे विभिन्न उपचार जो ट्रीटमेंट्स हैं, जनसांख्यिकी और जो रोग प्रतिरूप की रूपरेखा तैयार करने, जो रोग का जो प्रतिरूप है ना उसकी रूपरेखा तैयार कर रहा है, धोखाधड़ी का पता लगाने। ठीक है, चिकित्सा में जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा, जैसे अ, उसमें एक मूवी में मृत उसको लाते हैं और उसको जो है प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उसका जो है उसको ट्रीटमेंट के नाम पे उनसे 1-1.5 लाख रुपए वसूल लेते हैं, एक मूवी में आया हुआ था। ठीक है, तो इस टाइप की जो धोखाधड़ी होगी तो उसका पता लगाने, या दीर्घ अवधि में चिकित्सा उत्पादों की लागत प्रभावी प्राप्ति के लिए सरकार की सौदेबाजी को जो है ये सुदृढ़ करेगी। ठीक है, इसके अंतर्गत उन तरीकों का अध्ययन करना जिससे मध्यम आय समूह के लिए भी जो वहनीय मतलब जो चीप होते सस्ते स्वास्थ्य बीमा सेवा का विस्तार किया जा सकेगा। ठीक है, इसके माध्यम से जो मिडिल क्लास लोग होंगे वो भी जो है स्वास्थ्य बीमा सेवा का आनंद ले पाएंगे। इसके अंतर्गत जो है NHA द्वारा लगभग 10 निजी बीमा कंपनियों के साथ मिलकर एक स्वास्थ्य बीमा योजना तैयार की जा रही है। ठीक है, 10 प्राइवेट कंपनियों को लेकर एक स्वास्थ्य योजना तैयार की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत लोग रियायती दर पर प्रीमियम का भुगतान कर सकेंगे। ठीक है, जो प्रीमियम होता है ना, जो मंथली पे करते हैं, इसमें वो रियायती दर पर होगी, मतलब कम लागत की उसकी दरें होंगी, और रियायती दरों पर ही स्वास्थ्य पैकेज का लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य लाभ पैकेज ये क्या है, 3.0 जो कि अभी जारी किया गया है। जो HBP 3.0 है, उन निजी आपूर्तिकर्ताओं और अस्पतालों के लिए लागत और मूल्य निर्धारण संरचना को व्यवहार्य बनाएगा, जो सरकारी कार्यक्रम में भाग होने के लिए इच्छुक होंगे। जो भी प्राइवेट जो आपूर्तिकर्ता होंगे ना, प्राइवेट सेक्टर होंगे, निजीकरण जैसे कि अभी हर सेक्टर में देखने को मिल रहा है, रेलवे वगैरह में, तो जो प्राइवेट सेक्टर होंगे ना वो जो है सरकारी कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक होंगे, उनमें शामिल किया जाएगा। उसके अलावा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है सार्वजनिक और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक स्तरीय देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष जो है 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान कराएगा। द्वितीयक और तृतीयक मतलब जो जैसे कि अब किसी को हार्ट डिजीज है, दिल की बीमारी, तो वो प्रथम में आ जाएगा। ठीक है, तो वो मतलब उसके लिए जो है इनकी यूज़ नहीं कर पाएंगे हम इसका, पर जो द्वितीयक और तृतीयक है उसके लिए हम इसका यूज़ कर पाएंगे। तो उसके लिए प्रति वर्ष जो है 5 लाख रुपए का बीमा योजना प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, देखिए ये और क्या कह रहा है, जो नेशनल जो NHA है और जो स्टेट हेल्थ एजेंसी है, सेटअप टू इम्प्लीमेंट PMJAY, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इन दोनों को बनाया जा रहा है। बेनिफिशरी आइडेंटिफाई एज द लेटेस्ट SECC डाटा, लेटेस्ट मतलब जो 2011 का जो सेंसेक्स का डाटा है ना उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, ये जो 2021 में लिया जाएगा ना, ये SEC क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसेक्स। ठीक है, इस तो 2011-21 के अकॉर्डिंग इसको लिया जाएगा। नो कैप ऑन फैमिली साइज, मतलब फैमिली साइज कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता, 2 बच्चे हो 4 बच्चे हो। स्टेट्स गिवन फ्लेक्सिबिलिटी टू डिसीजन ऑन मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जो इम्प्लीमेंट होगा ना इसका उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी लोचशीलता दी जाएगी इसमें। ठीक है, लचीलापन दिया जाएगा। बेनिफिट विल बी पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में कहीं पर भी हो इसका बेनिफिट उसे मिलेगा। प्रायोरिटी टू गर्ल चाइल्ड, जो लड़कियां होती हैं ना उनके लिए, और जो औरतें होंगी और जो सीनियर सिटीजन होंगे, इन सबको प्रायोरिटी मतलब प्रथम उसमें रखा जाएगा, रो में। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है, मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ 4 फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय को स्वीकृति प्रदान की। ठीक है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NFDC। ठीक है, तो ये 4 जो निकाय हैं हमारे वो कौन से हैं, जैसे कि आपने बचपन में देखा होगा, जो नेशनल वगैरह के जो सरकार की तरफ से जो चैनल हमें मिलते हैं ना, जैसे कि जो पहला है वो है फिल्म डिवीज़न।
इसे वर्ष 1948 में स्थापित किया गया था। इसे मुख्य रूप से सरकारी कार्यक्रमों के प्रचार हेतु जो डॉक्यूमेंट्री वगैरह दिखाते हैं ना नेशनल पे, तो उस टाइप का जो ये चैनल, जैसे कि नेशनल के काफ़ी सारे आपने देखे होंगे, जैसे ज्ञान दर्शन आता है, कृषि दर्शन आता है, तो इस टाइप के जो चैनल है, तो डॉक्यूमेंट्री वाले जो होते हैं और समाचार पत्रिकाओं का प्रकाशन जो करते हैं, और भारतीय इतिहास का एक सिनेमाई रिकॉर्ड रखने के लिए विकसित किया गया था। ठीक है, इस इन चारों को एक उसमें चैनल पे लेके आया जाएगा। ठीक है, बाल फिल्म सोसाइटी, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? फिल्मों के माध्यम से बच्चों और युवाओं को मूल्य आधारित मनोरंजन प्रदान कराना। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, इसकी स्थापना 1964 में भारतीय सिनेमाई विरासत के संग्रह और संरक्षण के प्राथमिक उद्देश्य के साथ की गई थी। फिल्म समारोह निदेशालय, इसकी स्थापना 1973 में की गई थी, जिसमें भारतीय फिल्म और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, तो जो NFDC है, ये एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है और 1975 में निगमित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय फिल्म उद्योग के जो संगठित, कुशल और एकीकृत विकास को बनाए रखना व प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो इन चारों को जो है एक विलय उसमें किया जाएगा। अब इस विलय के लाभ क्या होंगे? जो फिल्में होती हैं और जो OTT होता है, ओवर द टॉप, ऐसे मंचों की जो विषय वस्तु होगी, बच्चों से संबंधित विषय वस्तु होगी, जो एनिमेशन होंगे, जो भी लघु लघु फिल्म होगी, या वृत्त चित्रों सहित अपनी सभी शैलियों की फिल्म फीचरों में भारतीय सिनेमा का संतुलन और केंद्रीय विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। ठीक है, और इससे और क्या होगा? जैसे कि हम इतने सारे चैनल को एक साथ लाएंगे तो इन सब का पैसा भी तो बचेगा, जो सरकारी कोष होगा उसमें भी बचत होगी, गतिविधियों के दोहराव में कमी आएगी। मतलब एक ही चीज़ हम इस एक चैनल पे दिखा रहे हैं, वही सेम चीज़ अगर दूसरे चैनल पे हम बना के दिखा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? दोहराव होगी, उसमें कमी आ जाएगी। बुनियादी ढांचे तथा जनशक्ति का बेहतर और कुशलतापूर्वक उपयोग संभव हो सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? जो GST क्रेडिट धोखाधड़ी व फर्जी इनवॉइसेज होते हैं, ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए सरकार ने नए नियम अधिसूचित किए हैं। ठीक है, जो GST प्रणाली है, जो वस्तु एवं सेवा कर है, उसकी प्रणाली जो जाली फर्मों, फर्जी इनवॉइसेज और इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC के धोखाधड़ी दावों जैसे विभिन्न मुद्दों का सामना कर रही है। धोखाधड़ी करने वाले फर्जी जो GST इनवॉइसेज का उपयोग करके अवैध रूप से जो ITC होता है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका लाभ उठाने में सफल हो रहे हैं और सरकारी कोष को क्या पहुंचा रहे हैं? क्षति पहुंचा रहे हैं। तो ITC क्या अभिप्राय है? जो अंतिम उत्पाद होता है ना, आउटपुट होता है, उस पर कर का भुगतान करते समय जो कंपनी होती है ना, वो इनपुट पर पहले से जो चुकाया जा चुका है, उस जा चुके कर को कम करने की सुविधा उपलब्ध होती है, जिसको ये जो पहले जो इन्होंने टैक्स चुकाया है उसको कम कर देते हैं। उसके अलावा क्या है? जो फर्जी इनवॉइसेस का उपयोग मुख्यतः जो आयकर अपवचन, मतलब चोरी, जो आयकर की जो इनकम टैक्स का जो चोरी करते हैं, कंपनियों से धन का अन्य अन्य अन्यत्र उपयोग। ठीक है, जो धन होते हैं वो अन्यत्र उपयोग के द्वारा इसका मिसयूज होता है। बैंकों से ऋण होता है प्राप्त करने के लिए बही खातों में हेरफेर कर देते हैं आदि, जैसे धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में किया जाता है। धोखाधड़ी के मामले में वृद्धि के कारण क्या है? इसमें वृद्धि के कारण क्या है? जो GST पंजीकरण है, उसके दौरान आवश्यक प्रक्रियागत निगरानी का अभाव होता है। ठीक है, इसमें जो निगरानी होती है ना, जो पंजीकरण के दौरान, तो उसका निगरानी का इसमें अभाव है, जिसके कारण GST पंजीकृत प्राप्त करने के लिए कई फर्जी कंपनियों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जो GST जो पंजीकृत होता है ना, उसमें कई फर्जी कंपनियां क्या करती है? GST को अपने से पंजीकृत करवा लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वो जो है फर्जी कंपनियां थी। इसमें कर चोरी के विरुद्ध एक निवारक के रूप में कार्य करने में तकनीकी संबंधी विफलता, टेक्निकल जो संबंधी ऐसी विफलता भी आ रही है। निरीक्षण और पर्यवेक्षण का अभाव। ठीक है, ना तो इसमें निरीक्षण हो पाता है ढंग से और ना ही इसका पर्यवेक्षक हो पाता है। अनुपलब्धता पर रिटर्न फॉर्म, ये रिटर्न फॉर्म अगर जारी कर दिया जाए, इसका अभी जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से क्या होता है? जो इन्वॉइस का मिलान करने और किसी भी फर्जी लेन देन को प्रक्रिया से बाहर निकालने से सहायता करते हैं। ठीक है, रिटर्न फॉर्म मिलने लग जाएगा तो ये सब बंद हो जाएगा फिर उसके बाद। हाल ही में केंद्र ने जो GST नियम 2020 लागू किया है, उसमें संशोधन को अधिसूचित किया ताकि GST पंजीकरण के मानदंड को कठोर किया जा सके और केवल वास्तविक कंपनियों का ही पंजीकृत सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? जो CO2 उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए जो है जो CO2 का उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए जो कार्बन अभिग्रहण है, उपयोग एवं भंडारण तकनीक का पर्याप्त विकास नहीं हो रहा। ये हमने कुछ दिन पहले पढ़ा भी था। जो CO2 को उत्सर्जन को जो है इकट्ठा कर लेते हैं, पहले अभिग्रहण करते हैं उसका,
फिर उसको जो है डिस्चार्ज कर देते हैं सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, तो इसका जो है तकनीक का पर्याप्त विकास नहीं हो पा रहा है। तो इसके उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार GHG है, ग्रीन हाउस गैसेज, इसके उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने और वैश्विक तापमान को जो 2050 तक हम 1.5 डिग्री सेल्सियस करना चाहते हैं ना, 2030 तक 2 डिग्री सेल्सियस, तो इसके कम करने हेतु जो नेट शून्य उत्सर्जन है, जो निवल शून्य उत्सर्जन है, उसको प्राप्त करने के लिए वर्ष 2010 से 20 तक वैश्विक स्तर पर CCU, ठीक है, CCUS क्या है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ये ऊपर दे रखा है ना, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, जो कार्बन को पकड़ते हैं उसका यूटिलाइज करना और उसका स्टोर करना। ठीक है, तो CCUS तकनीक का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। CCUS के कार्यान्वयन के लिए भंडारण और परिवहन लागत प्रमुख बाधाओं में से एक है। ये बहुत ही महंगा प्रोसेस होता है। ठीक है, हमने पहले भी देखा था। अधिकांश देश अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों, जो INDC है, ठीक है, इंटेंडेड नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन, सॉरी, इंटेंडेड नेशनल डेवलपमेंट सी से क्या है, जो कॉर्पोरेशन, ठीक है, एक सेकंड देखिए ये क्या होता है, जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ये क्या करता है, जब मतलब अपने देश में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसके जो लेवल है उसको कम करने के लिए इंटरनेशनल मतलब दूसरे देशों से जो है कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो INDC क्या है, इंटेंडेड नेशनल इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ठीक है, और हिंदी में क्या है, अधिकांश देश अपने जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान है, ठीक है, उसके तहत CCUs तकनीक को अपनाने में असफल ही रहे हैं। CCU तकनीक क्या है, CCU तकनीक को जीवाश्म ईंधन के दहन से होने वाले जो CO2 का उत्सर्जन होता है उसका जो है कैप्चर करना, मतलब अभिग्रहण, पकड़ना उसे, उसके लिए अभिकल्पित किया गया है। इसमें शामिल है ईंधन के दहन या औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्सर्जित होने वाले CO2 को जो है अभिग्रहण, कैप्चर करके रखना, और जलपोत या पाइपलाइन के माध्यम से इसे CO2 का परिवहन करना, फिर इसे ट्रांसपोर्ट करना पाइपलाइन के थ्रू या फिर जलपोत के माध्यम से। ठीक है, उसका मूल्यवान उत्पादों या सेवाओं या गहरी भूमिगत भूवैज्ञानिक संरचनाओं में इसके स्थायी भंडारण के लिए एक संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, हम जो जमीन है हमारी उसके अंदर इसे काफ़ी अंदर तक इसे जो है संसाधन के रूप में इकट्ठा कर सकते हैं कार्बन को। उसके अलावा यह तकनीक वायुमंडल में जो 85 से 95 CO2 उत्सर्जन को अवशोषित कर सकती है। वर्तमान में CCU प्रौद्योगिकी का लक्ष्य 2025 तक प्रति वर्ष 400 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का जो है कैप्चर करना, अभिग्रहण करना है। हाल ही में जो है DST, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, उसके द्वारा राष्ट्रीय CO2 प्रच्छादन अनुसंधान कार्यक्रम, जो नेशनल प्रोग्राम ऑन CO2 स्टोरेज रिसर्च है, उसको प्रारंभ किया गया। यह कार्यक्रम CCU परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करने के लिए त्वरित CCU प्रौद्योगिकी एक्ट पहल का एक भाग है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए हाल ही में क्या हुआ है, जो उत्तराखंड है उसमें जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, ठीक है, JCTR, इससे जो राजाजी टाइगर रिजर्व है ना, इसमें पहले बाघ का स्थानांतरण किया गया है। ठीक है, अगर इन दोनों की बात करें हम, तो राजाजी टाइगर जो रिजर्व है RTR उत्तराखंड में हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है उसमें स्थित है, और जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है इसके पश्चात उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व है ये। ठीक है, JCTR के बाद ये दूसरा है। और JCTR की बात करें तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यह सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसे भारत में लुप्त प्राय जो इंडेंजर्ड रॉयल बंगाल टाइगर है ना, उसके संरक्षण के लिए 1936 में स्थापित किया गया था। इस उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर पहल के अंतर्गत सर्वप्रथम शामिल किया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा गूगल पे। तो इस परियोजना के एक हिस्से के रूप में जो RTR है उसमें बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए एक जो फीमेल होती है ना, मादा बाघ, उसको स्थानांतरित किया गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व के पश्चिमी भाग में बाघों के स्थानांतरण की परियोजना को वर्ष 2016 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा अनुमोदित किया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो बाघ संरक्षण प्रयासों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक मतलब विधायक द्वारा जो रूल पास होता है उसके द्वारा। ठीक है, तो इसका मंत्रालय याद रखिएगा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसके तहत आता है ये। जीवित स्वदेशी पादपों या जीवों की एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रबंधित आवाजाही की स्थानांतरण अथवा स्थान परिवर्तन, उनको जो ट्रांसफर करते हैं वो क्यों करते हैं,
एक प्रजाति की उत्तरजीविता या स्वास्थ्य लाभ की संभावना को बढ़ाने के लिए, या फिर पुनर्स्थापना कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, या फिर एक विशिष्ट उद्देश्य जैसे रक्षा अथवा समर्थन, शिक्षा अथवा वैज्ञानिक जो साइंटिफिक रिसर्च होते हैं ना, उसके लिए भी एक प्रजाति को जो है स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, अब जो है छोटी मोटी न्यूज़ देख लेते हैं। देखिए, पहली न्यूज़ क्या है, विश्व भारती महाविद्यालय है, जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, तो इसके बारे में क्या बताया गया है। तो ये क्या है, देश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं वहाँ के। यह विश्वविद्यालय 1921 में जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे ना, रविंद्रनाथ टैगोर, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। 1951 में इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान का दर्जा प्राप्त किया गया था 1951 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जो मंत्रिमंडल ने डायरेक्ट टू होम, जो आपका डीटीएच जो घर में टीवी आता है, उस सेवा शर्तों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसके लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। 100% जो है एफडीआई अब मिल गया है। ठीक है, अगर देखा जाए तो पहले क्या होता था, 49% होता था, 51% सरकार का होता था, और इसको जो है 10 साल के लिए दिया जाता था। ठीक है, अब जो है 51 से डायरेक्ट एफडीआई आप 100% तक कर सकते हैं, 100% आप पैसा देके से खरीद सकते हैं। ठीक है, और पहले क्या था, ये 20 साल, अब जो है 20 साल की अवधि के लिए से जारी किया गया है। मंत्रिमंडल ने देश के जो डायरेक्ट डीटीएच है, डायरेक्ट टू होम सेवाएं प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश में संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन संशोधन के तहत निम्नलिखित प्रावधान दिए गए हैं। एक तो इसे 20 साल के लिए लॉन्च कर दिया गया, और 100% एफडीआई प्रदान कर दी गई। ठीक है, उसके अलावा थर्ड न्यूज़ देखिए क्या है, जो अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, PMSSC, मतलब जो छात्रवृत्ति उनके लिए 100% अब वो दे दी गई PMSSC के अंतर्गत। तो हाल ही में PMSSC के कुछ संशोधनों को अनुमोदन प्रदान किया गया। क्या क्या संशोधन थे, यह योजना एक तो ऑनलाइन कर दी गई, मैक्सिमम चीज़ें अब ऑनलाइन करी जा रही है कोविड की वजह से भी, और इससे पहले भी, कोविड से पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई थी। ठीक है, इस योजना में केंद्र सरकार छात्रों को वित्तीय लाभ में 60% का योगदान करेगी, 60% जो है योगदान करेगी। इसे छात्र के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ठीक है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होता है जो जैसे केबीसी में जो अमिताभ बच्चन करता है, किसी भी जो सामने इंसान होता है उसके जो डीबीटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो उसके माध्यम से कराया जाएगा। साथ ही केंद्रीय सहायता में वर्ष 2020 से 21 से और 25 से 26 के दौरान प्रति वर्ष जो है 5 गुना से भी अधिक इसमें वृद्धि की जाएगी। ठीक है, तो पीएमएससी के तहत मैट्रिकोत्तर या फिर 10वीं और जो 11वीं के छात्र हैं, उसके जो एससी होंगे, उनकी शिक्षा पूर्ण करने के सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब केंद्र इसको वो करेगा, प्रायोजित करेगा, और जो राज्य सरकार है वो इसे लागू करेगी। ठीक है, मतलब इसे जो है केंद्र प्रायोजित, मतलब फंड इसे केंद्र देगा, जो पैसे देगा वो केंद्र देगा, पर लागू इसे राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, जो MRSAM है, मिसाइल है, MRSAM मिसाइल सतह से हवा मार कर सकने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है ये। ठीक है, तो इसको अगर हम बात करें तो इसको किसके किसके द्वारा विकसित किया गया है, एक तो DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की जो है, और एक IAI जो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है, इसके द्वारा जो है विकसित किया गया है। तो इसको किसके लिए विकसित किया गया, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा। तो हाल ही में DRDO द्वारा इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। MRSAM ने सेना संस्करण के एक कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट, मल्टी फंक्शन रेडार और मोबाइल लॉन्चर प्रणाली शामिल है। ठीक है, ज्ञातव्य है कि 2019 में भारतीय नौसेना DRDO IAI द्वारा MRSAM में नौसेना संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, जो पोखरण में फायरफ्लाई बर्ड जो जुगनू होता है, उसका डाइवर्टर्स का उपयोग किया जाएगा, उनका एज ए डाइवर्टर्स का उपयोग किया जाएगा। कुछ दिन पहले भी हमने पढ़ा था GIB के बारे में, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जो वहाँ की वाइल्ड कन्वर्जेशन सोसाइटी, जो WII थी ना, वो वहाँ पे जो तार बिछाना चाहती थी, जो केंद्र सरकार ने मना कर दिया था वहाँ, और राजस्थान जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी मना कर दिया था। ठीक है, तो उसी के ऊपर है कि उनको जो संरक्षण दे रहे थे ना वहाँ पे, जो केंद्र सरकार है, वहाँ पे जो शिकारी कुत्ते हैं और इन सबको पकड़ के अलग हटा रही थी, ताकि ये जो है इनकी उनको, क्योंकि इनकी जनसंख्या अभी 150 से भी कम हो चुकी है वहाँ पे। ठीक है, तो इन्हीं के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। यह थार क्षेत्र के ऊपर से गुजरने वाली जो विद्युत लाइन है,
उससे जो जीआईबी पक्षी को बचाने के लिए प्रारंभ की गई एक पहल है। जीआईबी क्या था, एक जो ऑस्ट्रिच होता है ना, शतुरमुर्ग जैसा, उसी जैसा बहुत बड़ा पक्षी होता है, ठीक है, देखने में इतना ही बड़ा होता है ये। यह वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी तथा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो MOEFCC इसकी एक पहल है, ठीक है, मंत्रालय याद रखिएगा। विद्युत लाइनों पर फायरफ्लाइज डाइवर्टर्स स्थापित किए गए हैं। ये रात्रि में विद्युत लाइनों पर दूर से चमकते हुए फायरफ्लायर्स की भांति दिखाई देंगे। यह भी पक्षी एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में इनकी संख्या 150 से भी कम रह चुकी है। वर्तमान में थार क्षेत्र में विद्युत लाइनें विशेषकर ऊपर से गुजरने वाली अनेक तारों के साथ उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनें जीआईबी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ठीक है। तो वहाँ पे ये भी करा जा रहा है कि अब जो है ज़मीन के नीचे से तारों को बिछाया जाए, उनको कम से कम किया जाए। उसके बाद जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू जो आपको पता ही होगा, तमिलनाडु का पारंपरिक खेल है, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें जो है बैल सांड के साथ दौड़ लगाई पीछा करने के उद्देश्य से जाती है। इस खेल का आयोजन जो है पोंगल जो फसल कटाई से संबंधित उत्सव है उसके दौरान किया जाता है। जल्लीकट्टू का उल्लेख क्या है, संगम साहित्य में भी मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा, संगम साहित्य में। इसके अतिरिक्त जो मोहन जोदाड़ो है उससे प्राप्त एक मोहर में सांड को वश में करने का संदर्भ भी मिलता है। मोहन जोदाड़ो में भी इसके जो है वो मिलते हैं, ठीक है। यह मोहर लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के मध्य किसी समय से संबंधित है। जल्लीकट्टू शब्द जो है तमिल शब्द सल्ली कासू से व्युत्पन्न हुआ है, ठीक है। सल्ली मतलब सिक्का, कासू मतलब पोटली, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि पुरस्कार राशि के रूप में सांड बैल की सींगों पर एक पोटली के सिक्के में बंधे होते जाते थे उस टाइम पे, मतलब उनके सींगों पे जो है पोटली में सिक्के होते थे, ठीक है, जिसे निकालने का लोग प्रयास करते हो रहे होंगे उस समय में। लास्ट न्यूज़ क्या है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA मैराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ हाल ही में, जो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जलीय कृषि करने वाले जो किसान हैं उनके लिए एक बहुभाषी कॉल सेंटर का शुभारंभ किया गया, ठीक है। वो किसी भी भाषा में, मतलब अपनी रीजनल लैंग्वेज में वहाँ पे कॉल कर सकते हैं उस पर। तो MPEDA की स्थापना जो है 1972 में की गई थी। यह भारत में समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है सांविधिक, ठीक है। तो MPEDA के मुख्य क्षेत्र कहाँ पे है, मुख्य क्षेत्र क्या है, जो बाजार को प्रोत्साहित करना, मत्स्य प्रग्रहण मतलब कैप्चर फिशरी जो फिश मछलियाँ पकड़ना, मत्स्य पालन प्रसंस्करण अवसंरचना, ठीक है, प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और मूल्य संवर्धन और अनुसंधान व विकास, ठीक है, ये सब इसके कार्य क्षेत्र है, ठीक है। तो सांविधिक निकाय मतलब जो हमारे विधायिका द्वारा जो भी रूल पास किया जाता है ना, उसको सांविधिक निकाय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ like my channel, subscribe my channel and like the video. Okay, thanks for today.